हेलो दोस्तों। चलिए तो आज हम लोग का जो साइंस का सेट है, सेट नंबर 3 है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से किस तत्व की सांद्रता 3 होती है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका परमाणु संख्या याद रहेगा तभी आपको लिख सकते हैं इसका आंसर। और देखिए कार्बन का होता है 6, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपको 13, और सल्फर का 16, और मैग्नीशियम का होता है 12। अब देखिए इसको सजाएंगे तो इसका हो जाएगा 2 4, इसका हो जाएगा 2 8 3, इसका हो गया 2 8, बच गया कितना 6 हो गया। ठीक है, आपका मैग्नीशियम का हो गया 2 8 2। तो आपसे कह रहा है किसका, तो आपको कह रहा है कि किस में 3 पाया जाता है, किसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि क्या एल्युमिनियम की सांद्रता क्या हो गया आपका 3 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपसे। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए पहले दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन छाड़ देंगे हम इसी तरह से। देखिए कैसे आपको जैसे बता रहे हैं, आपको वैसे ही बताइएगा आप लोग। कह रहा है कि बर्फ कांच का अपवर्तनांक क्रमशः आपको 3.1 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करता है तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, और किस कांच का अभिलंब क्यों झुकेगी। ठीक है, अभिलंब से क्या होगी, झुकेगी कि दूर हटेगी। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है आपको, बर्फ से जा रही है किस में, कांच में जा रही है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिक है, अब बर्फ का क्या है आपका, बर्फ का कम है। तो जब बर्फ से आपको कांच में जाएगी तो बिरल से क्या होगा, सघन में जा रही है, तो क्या होगी, वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो दूर वाला कट गया ए, और क्या आपका आपका ए ऑप्शन बी कट गया। ठीक है, बच गया ऑप्शन सी ऑप्शन डी। अब देखिए उसका कह रहा है कि बर्फ के सापेक्ष कांच का, तो पहले आपका बर्फ कह रहा है तो 3, तो क्या बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कह रहा है, तो क्या आपका कांच का जो अपवर्तनांक होगा ऊपर लिखेंगे तो आपको 1.52, और क्या आप नीचे लिखेंगे क्या 1.31। मैंने कह रहा है बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेगा। तो जो जो लास्ट में बचा, जो कांच बाद में आ रहा है तो बाद वाला चल जाएगा ऊपर। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब देखिए जब भाग देंगे तो आपका 1 से अधिक है ना, मैं 331 से आपका अधिक है 152, तो 1 से अधिक 1 के बाद पॉइंट आएगा तो आपका सी नंबर भी कटेगा, तो क्या होगा इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन चित्र बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मानव आहार नाल का एक चित्र दिया गया है आपको। ठीक है, और कह रहा है आपसे क्या, आपसे कह रहा है कि नीचे आपको दिया गया उसको आपको पकड़ना है ऑप्शन में। ठीक है, आपको ए नंबर दिया हुआ है। ठीक है, जो ए दिया है इसमें कह रहा है आपको ए मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ए आपका क्या है, ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली है। और वे भी जानते हैं कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो देखिए ए किससे मिलाएंगे, तो आप ए मिलाएंगे डी से, मतलब कि 4 नंबर से। तो देखिए आपको ए का 4 नंबर कहाँ दिया हुआ है, देखिए, और आपको यहाँ बी नंबर ऑप्शन में ए का 4 एक एक ऑप्शन में है। अब आपको एक ही से मिल गया तो क्या करेंगे, आप एक एक को मार के आगे निकल जाएंगे। अगर नहीं मिलता है और में भी ए में 4 दिया रहेगा तो उसको आगे और ऑप्शन में खोजेंगे, लेकिन हमको एक एक ऑप्शन में काम चल जाता, क्या दिक्कत है हमको अगला खोजने का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 4 भी आसान है। कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना दिया है आपको 12। अब देखिए किसका है वक्रता त्रिज्या, किसका है, अवतल दर्पण का माइनस रहेगा। ठीक है, तो किसका, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा, तो आधा में क्या हो जाएगा आपका, तो -6 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। +6 नहीं होगा क्योंकि क्या, कि जो फोकस दूरी है आपका क्या है, इसका निगेटिव होता है, किसका, अवतल दर्पण का। जब फोकस दूरी निगेटिव होगा तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, उसका निगेटिव होगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आधा हो जाएगा क्या, 12 का आधा हो जाएगा 6। ठीक है, 12 का आधा क्या हो जाएगा 6। आप जानते हैं अवतल दर्पण की क्या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, निगेटिव, मतलब क्या जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए -6 मानना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ अवतल रहता ना तो आपका प्लस वाला आंसर होता। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखा कर आपसे। क्वेश्चन 6 का निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण है। तो आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके कारण क्या हो रहा है आपका ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है आपसे। अब देखो जो 7 कर रहा है आपसे, जो 7 है कह रहा है कि प्रोपेनॉन में कार्बन और क्रियात्मक समूह कितना होता है। अब देखिए प्रोपेनॉन कह रहा है तो 3 होगा, क्या होगा आपका, जब प्रोपेनॉन कह रहा है तो 3 होगा, कितना होगा 3। ठीक है, अब देखिए
और नॉन कह रहा है मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप है। कौन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप है, 3 वाला यहाँ पे है, बी नंबर में है नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन 8 है, अब देखिए क्वेश्चन 8 कह रहा है आपसे कि C4 माइनस बनाएगा, कार्बन C4 माइनस बनाएगा। ऐसा तो बनाता नहीं है, लेकिन अगर बनाएगा तो क्या होगा, इससे पूछ रहा है क्वेश्चन। मतलब कि कह रहा है कि कार्बन अगर C4 माइनस में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है तो क्या होगा। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कि आपका कार्बन जानते हैं, कार्बन ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना त्याग करता है, क्या करता है, केवल साझा करता है। साझा का क्या करता है, आपको सहसंयोजी बंधन बनाता है। लेकिन कह रहा है ऐसा होगा तो क्या होगा, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। अब देखिए, आप जानते हैं प्रोटॉन घर में रहता है बीच में, और इलेक्ट्रॉन रहता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 4 गो आ रहा है, 10 गो हो गया, तो प्रोटॉन थोड़े बदलेगा, प्रोटॉन 6 गो रहेगा। क्योंकि क्या कि परमाणु संख्या कितना होता है, इसका 6 होता है कार्बन का। तो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा, प्रोटॉन तो वही रहेगा। देखिए आपका यहाँ 6 10 लिखा है तो गलत है, क्योंकि पहले आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसको भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले 10 होगा, 10 6 होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित होता है तो कौन सा रसायन उसे दर्द दिलाने के सहायक होता है। देखिए, अब मधुमक्खी काटता है तो अम्ल छोड़ देता है, क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पर हम अगर क्षार को डाल देते हैं तो क्या करता है, उसको अभिक्रिया करके क्या करता है, लवण बना देता है, जिससे हमको जलन कम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे कि नीचे नीचे आपको वर्णित किया गया है, वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए VI ग्राफ का चित्रण करिए। क्या, तो क्या कह रहा है कि आप VI ग्राफ का चित्रण करिए। क्या होगा इसमें VI ग्राफ चित्रण में। अब देखिए, आप जानते हैं, आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे, तो आप इस पर V लेते हैं, इस पर I लेते हैं। तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन पदार्थ कह रहा है पदार्थ ए यह मूलतः बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और यह धारा I के साथ यहाँ के 20 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और कह रहा नीचे वाला बी में कि यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा से और धारा I अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती है, यहाँ से 60 डिग्री कोण बनाती है। तो क्या दोनों तो ओम का नियम पालन कर रहा है ना जी, सीधी रेखा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया है कि ए और बी क्या है, दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा डैश क्षेत्र में घुमाने के लिए ऊर्जा उपयुक्त होती है। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यांत्रिक वो जनरेटर में यांत्रिक क्या करता है, आपको यांत्रिक ऊर्जा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है, हम क्या करते हैं उसमें, उसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं। किससे, यांत्रिक मतलब यांत्रिक ऊर्जा देकर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चालक को डैश क्षेत्र में घुमाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं डैश के लिए, तो ऊर्जा प्रयुक्त करने के लिए। तो जनरेटर क्या करता है, घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपयुक्त होती है। मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं जनरेटर में, तो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और विद्युत ऊर्जा का आपको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा आपको प्रदान करता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, C नॉट। इसको ध्यान रखिएगा, भले ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन कैसे आपको देखिए घुमा दिया है क्वेश्चन में, चालक को डैश क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और यांत्रिक ऊर्जा उसके लिए उपयुक्त होती है, तब क्या करता है, वो घूमता है, आपको विद्युत ऊर्जा देता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर C हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए 12 क्या कह रहा है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कह दे या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह दे, दोनों मेनली आपका सेम ही होता है, लगभग एक ही होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नहीं हो रहा है कुछ, यहाँ पे खाली ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये उस चल जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आ जाएगा ये सब। ठीक है, यहाँ देखिए इसका ये विस्थापित हो रहा है इसके द्वारा, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ देखिए ये टूट रहा है तो क्या हो जाएगा, विजन अभिक्रिया हो जाएगा, इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है ना, तो ये आपका अवक्षेप के रूप में मिलेगा, तो ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो 12 का C नंबर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि 1000 वाट का एक इलेक्ट्रिक मोटर इतना भी संचालित हो रहा है तो इसकी धारा क्या होगा। तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, चलिए अब ये भी जानते हैं क्या। आपका कह रहा है 1000 वाट का इलेक्ट्रिक टोस्टर, अच्छा आपको P दिया है, क्या दिया है आपको P दिया है, P बराबर आप जानते हैं I² R भी होता है। ठीक है,
तो पी का मान आपको दिया हुआ है क्या, पी का मान दिया हुआ है, इसको कितना दिया आपको, तो आपको दिया है पी का मान दिया है 1000 वाट। रंग चेंज कर लेते हैं आपको, क्या जो पी का मान दिया है कितना दिया है आपको, 1000 वाट दिया हुआ है पी का मान। फिर आई का मान दिया हुआ है आपको, इसमें आई का मान नहीं दिया, तो इसको इस फॉर्मूला का नहीं लगाएंगे आप फार्मूला का लगाएंगे ये वाला फार्मूला को, कि आपको एक होता है वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, पी बराबर क्या, पी बराबर आपको वी स्क्वायर बटा आर भी एक फार्मूला होता है, एक होता है पी बराबर वी आई भी होता है। तो हम इस फार्मूला का लगाएंगे, जब का फार्मूला है आपका जो पी बराबर फार्मूला होता है इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं निकलेगा इससे। आपका जब फार्मूला होता है पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर जो फार्मूला होता है इसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से इस पी को ला देते हैं यहाँ पे और आर को भेज देते हैं यहाँ पे, आर निकालना है। तो वी स्क्वायर कितना है आपका, तो वी स्क्वायर आपका हो जाएगा 220 गुने क्या 220, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 1100 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 का होगा 11 दूना 22, ठीक है। देखा हो जाएगा 22 दूना कितना हो जाएगा आपको, 22 दूना आपको हो जाएगा 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा इसका आंसर, आपको इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए अब आपको जो 3 फार्मूला होता है इसका, इसको ध्यान रखने का, एक होता है पी बराबर वी आई, एक फार्मूला होता है पी बराबर आई स्क्वायर आर, एक फार्मूला होता है आपको पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो आपको क्या दिया है और क्या निकालना है उसके अनुसार आपको ये निकलेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि फरवरी में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह की एंटीवायरल फेस मास्क विकसित किए जा रहे हैं। मतलब किस तरह के मास्क उसको आपको मैं लगाना था, जो जॉइन में करनी है उसको लगाएंगे। आई ऑप्शन क्या कह रहा है कि गैर नवीकरणीय एंटीवायरल फेस मास्क, ये नहीं होगा क्योंकि अब गलबे नहीं करेगा ही। अगला कह रहा है कॉपर आधारित नैनो पोर्टल आधारित एंटीवायरल फेस वॉश, मतलब कॉपर आधारित, ठीक है, नैनो प्लास्टिकल आधारित एंटीवायरल फेस वॉश, क्या कर रहा है फेस मास्क, क्या कर रहा है फेस मास्क, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको, देखिए बहुत लड़का हल्ला कर रहा है, इसका जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर जो बी है, यही आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि उस समय इसका उपयोग किया जा रहा था, ठीक है। जो आपका चिकित्सक मंत्रालय है उसके द्वारा ये लागू किया था, आपको इसी को लगाना है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 15 जो है आपका मोटर से है, विद्युत मोटर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि यह विद्युत मोटर में विभक्त वलय, क्या विद्युत मोटर में विभक्त वलय होते हैं, हाँ होते हैं विभक्त वलय। विद्युत मोटर का कुंडली पल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अब देखिए इसी को याद रखना है, अगर आपसे मोटर कहता है तो बाएं हाथ करेंगे, मोटर कहेगा तो बाएं हाथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से, अगर जनरेटर कहेगा तो दाएं हाथ नियम से। अब देखिए कैसे याद रखिएगा इसको। अब देखिए आपको अगर जनरेटर चालू करना होगा ना तो आप देखेंगे अधिकांश जो लोग होते हैं जो जनरेटर चालू करते हैं अपने दाएं हाथ से चालू करते हैं, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जनरेटर होता है वो दाएं हाथ पर लागू होता है। देखिए मोटर क्या है, तो मोटर आप दाएं बाएं कौन से चालू कर सकते हैं, तो मोटर में आसानी होता है ना, तो मोटर को हम लोग बाएं हाथ से भी कहता नहीं है कि मोटर जब तो बाएं हाथ के खेल बा। और जनरेटर क्या होता है दाएं, मतलब कि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम है इसको अब चलता है कौन, जनरेटर, अब बाएं हाथ पर कौन, मोटर। तो मतलब क्या आपका ऑप्शन जो बी है ये गलत है, ऑप्शन बी जो आपका गलत है। मतलब क्या इसमें से कौन सही है, तो केवल आपका एक सही है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन 16 आपका है, ये कह रहा है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड माने NaOH क्लोर प्रक्रिया, क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, हाँ ये आपका सही है, सही है। अगला कह रहा है कि इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि क्लोर एल्कली विधि से हम तो इसको ही बनाते हैं ना, तो क्या है आपका दोनों कथन सही है। मतलब कि आपको ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, कथन आपको दोनों कथन आपका यहाँ लिखा बी में, क्या आपका जो 16 है 16 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है आपसे
कि समूह 17 के तत्वों की संयुक्तताएं क्या होती है। तो जानते हैं आप कि 18 का शून्य होता है, उसको जस्ट पहले होता है 17, इसका क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करेंगे 7 होंगे तो 1 उसको आवश्यकता है, तो 1 का ग्रहण कर लेंगे, इसलिए उसकी संख्या क्या हो जाएगी आपको 1 हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 के 18 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस ध्रुव से दूरी इतना है, मतलब कि आपका ये अवतल दर्पण हो गया, बना देते हैं अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका ध्रुव से दूरी दिया हुआ है 16, ठीक है, मतलब कि फोकस दूरी है, क्या आपका फोकस दूरी है। तो कह रहा है कि वक्रता केंद्र ध्रुव से कितना दूरी पर होगा, तो कितना होगा 32 दूरी पर, कितना होगा 32 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या जानते हैं कि जो आपका वक्रता केंद्र होता है, जो वक्रता केंद्र होगा वो फोकस दूरी से या फोकस जो ध्रुव है उससे क्या होगा दुगुना दूरी पर होगा, मतलब कि जो फोकस दूरी से दुगुना दूरी पर होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बांधों के निर्माण के लाभ क्या है। देखिए लाभ और हानि दोनों होता है। ऑप्शन है क्या कह रहा है, सिंचाई के लिए जल ग्रहण करते हैं इसमें। दूसरा कह रहा है कि जल का असमान वितरण होता है। अगला कह रहा है आपसे कि विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण किया जाता है। तो हाँ, बांध बना के विद्युत उत्पादन के लिए जल का आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको ये आपका 3 सही है, ठीक है। आते हैं अगले ऑप्शन पर। बांधों से निकली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक होती है। हाँ ये भी सही है, क्योंकि क्या ऊंचा पर गोट किया रहेगा तो ढलाव बनेगा तो दूर तक जाएगा। आपका 3 भी और 4 भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर जो पर डी लिखा हुआ है ये आपका सही है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 20 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इनके सही कार्यों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करिए। मतलब क्या करता है आपको लसिका। अब पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे कि आँच से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है। हाँ बात सही ले जाता है। अगर कह रहा है कि CO2 को फेफड़े तक ले जाता है, ये नहीं ले जाता है, गलत है आपका। RBC को लसिका पूर्व तक ले जाता है, नहीं ले जाता है। कह रहा है यह अतिरिक्त तरल पदार्थ को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देती है। हाँ यही सही है, दोनों सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 सही है। और देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 आपको कहाँ दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। ये अगला पेज पर है। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन 3 4 था ना आपको। ऑप्शन 3 4 आपको कहाँ दिया, 1 4 था, 1 4 था। तो 1 4 क्या होगा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब देखिए क्लास 10th में ही दिया हुआ है। क्या कह रहा है आपसे, कर वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। लाभ को नहीं दिखाना है। अब देखिए पहला कह रहा है यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायक होता है। हाँ, क्योंकि अब जितना वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही तेजी से जल नीचे से खनिज लवण लेके ऊपर आएगा, तो भी फायदा है इससे। अगला कह रहा है यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है। हाँ, इससे ठंडा भी होता है, तो नहीं निकलेगा तो जल जाएगा ना। अगला कह रहा है यह पौधों को मुरझाने का कारण बन जाता है। ये आपका यही गलत है। कह रहा है यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है। ये भी सही है। गलत क्या आपका हानि क्या हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है ये इसका गलत है। आपका ऑप्शन सी को ही ठीक करना था। क्या जब का हानि को पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो आपका आंसर सी होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है कि आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। अगर कह रहा है कि आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता से अनुदिश जल में प्रवेश करता है। आपका यही सही है। देखिए आपका यही सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यही सही है। मतलब कि पहले क्या करेगा, सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, उसका क्या करेगा, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के द्वारा अनुदिश जल को क्या करेगा, जल प्रवेश करता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका 22 का बी ही होगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 23। अब ये क्वेश्चन 23 ही बहुत आसान है। कह रहा है कि 1 बिलियन का pH मान ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आप जानते हैं कि आपको ट्रिक याद किए होंगे। क्या ट्रिक याद करेंगे, और नीला
क्या, अनीला, कि जो अम्ल होता है वो नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। अब देखिए तो जब अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, तब से इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन होगा, उसका पीएच मान क्या होगा, तो 7 से कम होगा तभी ना अम्ल होगा, जो नीला को क्या करेगा, लाल कर देगा, ये सब नहीं करेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है आपसे, अब देखिए जो क्वेश्चन 24 है, कह रहा है कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो मूत्र मार्ग होता है ना, ये महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसका आंसर बी होगा। आपका डिम्बवाहिनी भी है, मतलब भाग, अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, और आपका योनि भी होता है, और बाह्य जननांग भी होता है, लेकिन आपका जो मूत्र मार्ग है ये आपका प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है महिलाओं का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि अपर्तनांक दिया हुआ 3 माध्यमों का, एक का 1.46, एगो 1.65, एगो 1.3, तो कह रहा है इसमें माध्यमों का वेग v1 v2 v3 है, उनके बीच संबंध क्या होगा। अब देखिए जिसका अपर्तनांक कम होगा उसमें चाल होगा अधिक होगा। देखिए कम किसका है, तो 3 वाला कम है तो v3 अधिक हो जाएगा। उसके बाद किसका है आपको, उसका आपको ए वाला का है आपका, देखिए यहाँ पे ए वाला कम है तब आपका v1 हो जाएगा। सबसे अधिक किसका है, तब v2 का है, तब v2 में क्या होगा, v2 में चाल जो होगा कम हो जाएगा, उससे अधिक होगा v1 में, उससे अधिक होगा किस में, आपका v3 में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसलिए इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, जो ए ऑप्शन दिया हुआ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए v2 यहाँ लिखा है, तब v2 अधिक कैसे होगा, यहाँ पहले v3 अधिक होगा ना, ठीक है, तो v2 तक इसका क्या है, इससे अधिक है ना, जिसका अपर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, तेज होगा, इसलिए आपका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आते हैं क्वेश्चन एक और बच गया है, का दो और एक और बच गया, उसका खत्म हो गया। क्वेश्चन 26 देखा कह रहा है, क्वेश्चन 26 कह रहा है आपसे कि नाइक्रोम के तार, क्या, कि नाइक्रोम के तार AB को 3 भाग AC CD और AB में बना दिया गया है, जो प्रतिरोधों का अनुपात 1 2 3 है। तो यदि एक बैटरी से जुड़ा हो तो यदि V1 V2 का अनुक्रम C1 C2 और क्या सिरों पर विभव पाठ क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि V समानुपाती होता है, क्या होता है, V समानुपाती होता है I के, V समानुपाती होता है I के, तब जब समानुपाती I के होता है तो I के मान अगर सब में सेम है और I के मान सब में सेम है तो क्या होगा, तो R के समानुपाती हो जाएगा V का मान, V का मान I का समानुपाती होता है, R के समानुपाती हो जाता है। अब बराबर जगह निकालते हैं तो हो ही जाता है आपका, अगर I का मान हर जगह समान है तो क्या होगा, जो V का अनुपात होगा ना V1 V2 का, वही अनुपात R1 R2 का हो जाएगा। तब का R1 R2 का यहाँ अनुपात दिया हुआ है, जो R1 R2 का अनुपात होगा वही V1 V2 का अनुपात हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपको ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब लोग अगले वीडियो में मिलेंगे लेक्चर नंबर आपका 4 में, जो आपका सेट नंबर 4 के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, चलिए जय हिंद।